मेरा नाम जितेंद्र कुमार झा है और मैं आप लोगों को कक्षा 9वीं की हिंदी क्षितिज पढ़ाऊँगा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी आप 8वीं कक्षा पास करके 9वीं कक्षा में आ गए हैं और 8वीं में जो आपने परीक्षा दी कुछ उसी तरीके की परीक्षा आप 9वीं में भी देंगे। यानी कि 9वीं में भी जो परीक्षाएं होंगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षाएं होंगी। तो ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाओं की सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि आप जब पाठ को पढ़ें तो पूरा का पूरा पाठ पढ़ें। जब तक आप पाठ की पूरी बारीकी से वाकिफ नहीं होंगे, आप प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे सकते। क्योंकि जब आप प्रश्नों का उत्तर विस्तार से लिखते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है, सुविधाएं होती हैं कि कुछ अपनी तरीके से कल्पना का कूट भी उसमें डाल सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों की सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि उसमें आपको तथ्यात्मक ही उत्तर देना होता है। तो इसके लिए सबसे आवश्यक क्या है कि हम पाठ को पूरा पढ़ें, जानें, एक एक अक्षरों को पहचानने की कोशिश करें। तो 9वीं कक्षाओं में हम इसी नए तरीके से पाठ को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज जो पाठ मैं आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ वह पाठ है उपभोक्तावाद की संस्कृति, है ना। इस पाठ के लेखक हैं श्यामचरण दुबे जी। ये प्रश्न बन सकता है 1 नंबर का कि उपभोक्तावाद की संस्कृति के लेखक का नाम बताइए, या फिर श्यामचरण दुबे जी ने किस पाठ को लिखा है। तो आप उसमें बता सकते हैं कि उपभोक्तावाद की संस्कृति को श्यामचरण दुबे जी ने लिखा है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि श्यामचरण दुबे जी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो आप उसके उत्तर में लिख सकते हैं कि उनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 1996 में हुई थी। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं जिनमें मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास का बोध, इस तरह के उन्होंने लेखों को किताबों को लिखा है। आप ये ध्यान दीजिएगा कि संस्कृति पर उनका ध्यान बहुत ही फोकस रहा है। संस्कृति को माध्यम बनाकर, मानवीय संस्कृति को, सभ्यता को माध्यम बनाकर उन्होंने बहुत सारी किताबों की रचना की है। इसीलिए जब आप पाठ के लेखकों के नाम, उनके लेख, उनकी किताबों के नाम जब याद कर रहे हो, जब पढ़ रहे हो, तो कुछ सूत्र के द्वारा भी आप इंगित कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर इस तरह के किताबों के नाम आ रहे हैं तो उसके लेखक कौन होंगे। तो इस तरह की बारीकी अध्ययन से, बारीकी तैयारी से आप अपने पाठ को बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, अच्छी समझ विकसित कर सकते हैं और आपके तथ्यात्मक ज्ञान का विकास भी होता रहेगा। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा या अभी भी कह रहा हूं, ये समय बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण समय चल रहा है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार, हमारे विधायक, हमारे शिक्षा मंत्री साहब, हमारे अध्यापकगण ये चाह रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, क्योंकि अभी हम बच्चे हैं और बच्चों के लिए ये एक स्वर्णिम मौका हो सकता है। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा समय घर पर है, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय को कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो इसका सबसे सीधा और अच्छा तरीका है कि आप अपनी किताब को निकालें, ढूंढें और उसे पढ़ना शुरू करें। और पढ़ने के भी तरीके होते हैं, मैं उस तरीके पे भी बात करूँगा। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं किताब को तो इससे कई चीज़ें एक साथ होती रहती हैं। एक तो हमारे बोलने और लिखने की क्षमता का विकास होता है, हम अपने आप को ठीक ढंग से अभिव्यक्त कर पाते हैं, जब भी हम कुछ लिखते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो उसके वाक्य विन्यास ठीक से बना पाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है पढ़ना। अब हम कैसे पढ़ें? कई बच्चे घर में पढ़ते होंगे तो आराम से तकिया पर ऐसे लेट जाते होंगे और लेट के भी पढ़ते होंगे। तो जैसे ही आपने हाथ को इस दिमाग पे रखा, दिमाग बहुत आलसी होता है। उसको जैसे ही लगता है कि ये बच्चा चाहता है कि मुझे आराम दे रहा है, आराम देना चाहता है, तुरंत नींद आ जाती है। तो पढ़ते वक्त ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि अपने दिमाग को आराम की गतिविधि में ना जाने दें, उसे बिल्कुल ये संदेश ना दे कि हम तुम्हें आराम देना चाहते हैं। अपने दिमाग को पढ़ते वक्त हमेशा जगा कर, झकझोर कर रखना चाहिए, रखना पड़ेगा, तभी हम उस पाठ को बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे।
तो हम उसी गतिविधि पर आएंगे अब कि हम उस पाठ को पढ़ें कैसे, किसी पाठ को। तो आप किताब को लेके अपने नज़रों के सामने किताब को रखेंगे और फिर उसको पढ़ेंगे। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, गौर करिएगा। उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों। ये उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से पैराग्राफ को पढ़ते जाएंगे। अब इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, इन्होंने क्या कहा, बार बार जोर दे रहे हैं उपभोक्तावाद पर, उपभोक्तावाद की संस्कृति पर। तो उपभोक्तावाद को समझने के लिए आपको दो चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर ये उपभोक्तावाद है क्या। देखो बच्चे, दो चीजें होती है जीवन में, एक होता है उपयोग और दूसरा होता है उपभोग। इन चीजों के अर्थ को पहले समझें। उपयोग से क्या तात्पर्य है? जैसे कि एक पेड़ है, अब उस पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है? पेड़ हमें छाया देती है, उसके ठंडक में बैठते हैं, हमें शीतलता मिलती है, गर्मी से राहत मिलती है। पेड़ से हवाएं चलती हैं, उस हवाओं से भी हमें गर्मी से राहत मिलती है, हम आनंदित होते हैं। हमारे आसपास का दुर्गंध दूर होता है, सुगंधित वातावरण मिलता है। हम सभी जानते हैं कि पेड़ से हमें ऑक्सीजन भी मिलता है ना। पेड़ से ही हमें फल भी मिलता है। पेड़ की लकड़ी होने की पूरे पेड़ को काटकर, पेड़ की जो उनके डालियां होती हैं उसको काटकर हम जलावन का इस्तेमाल करते हैं। उसके सूखी पत्तियों का भी लोग जलावन में इस्तेमाल करते हैं। तो पेड़ से मिलने वाली चीजों को आधार बनाकर जब हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों को पूरा करते हैं तो उसको उपयोग कहा जाता है और हम उस पेड़ का उपयोग करते हैं, है ना। तो उपयोग के मतलब को समझिए कि चीजें बनी रहें, उनसे जो चीजें अपने आप देती हैं उनको जब हम सेवा में लाते हैं तो उपयोग हो जाता है। और उपभोग क्या होता है? अब पेड़ को काट दिया, उसकी लकड़ी का फर्नीचर बना लिया, हरी पेड़ को काट लिया, उसका फर्नीचर बना लिया, उसका उपभोग हो गया। यानी कि पूरा का पूरा ही हमने पेड़ को ही समाप्त कर दिया। तो यहां पर जो संस्कृति, जो नई प्रकार की संस्कृति आ रही है, उसमें क्या हो रहा है कि वस्तुओं का, प्राकृतिक पदार्थों का हम कितना दोहन कर सकते हैं, संसाधनों का कितना शोषण कर सकते हैं, कितना ज्यादा से ज्यादा उपभोग कर सकते हैं, तभी हम बाजार में श्रेष्ठ सम्मानित कहे जाएंगे। इसमें एक बात आई है कि सुख की व्याख्या बदल गई है। सुख का मतलब क्या होता था? पहले कहा जाता था कि विद्यार्थी कुतो सुखम और सुखार्थी कुतो विद्या, विद्यार्थी वा त्याजेत सुखम या सुखार्थी वा त्याजेत विद्या। परंतु आज के जमाने में जो ज्यादा से ज्यादा अपने समय को दुरुपयोग करता है, नष्ट करता है, इधर उधर की चीजों में, कामों में व्यस्त रहता है, उसे ही ज्यादा सुखी कहा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। पहले विद्यार्थी के लिए कष्ट साध्य जीवन की व्यवस्था की गई थी, जिनमें उन्हें ऐश्वर्य साधन के से दूर रखा जाता था। आप गुरुकुल की शिक्षा पद्धति को देखते होंगे कि बच्चों के बाल काट कर पढ़ाए जाते थे, ताकि उन पहले अपने आप को साधें, अपने आप को पहले एक जीवन के रूप में ढालें, पहले मेहनत करें, पहले एक व्यक्ति का निर्माण करें, तब व्यक्तित्व का प्रदर्शन करें। लेकिन आज की संभावनाओं में देख रहे होंगे कि हर बच्चा अपने आप को एक स्टार ही समझ रहा है, वो अपने आप को परिपूर्ण मान रहा है। उसे लगता है कि अब मैं ही बेहतर हूँ, मुझसे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता है। ये हुआ क्यों है? क्योंकि बाजारवाद ने हम सबको एक संपूर्णता की ओर लाकर खड़ा कर दिया।
जिसके हाथ में मोबाइल है, जिसके हाथ में मान लीजिए 8,000 का मोबाइल है, वो 6,000 वाले मोबाइल से अपने आप को अमीर मान रहा है, फिर 12,000 वाला 8,000 वाले से खुद को अमीर मान रहा है। तो यानी कि संसाधन आ जाने मात्र से व्यक्ति की पहचान हो रही है। अंतर है, पहले विद्या से लोगों की पहचान होती थी, आज सामग्री से लोगों की पहचान होती है। किसने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, कितने अच्छे जूते पहने हुए हैं, इसके पास बाइक कौन सी है, इसके पास मोबाइल कौन सा है, गले में सोने का चैन है या चांदी का चैन है। इन सब चीज़ों से जब हमारी पहचान होने लगती है तो क्या होता है, जीवन में एक अपसंस्कृति का दौर आता है, जिसमें व्यक्ति निर्माण की ओर नहीं, नाश की ओर बढ़ता चला जाता है। इसी बात यहाँ पे कर रहे हैं कि सुख की एक नई व्याख्या, नई परिभाषाएं आ गई हैं। पहले सुखी वो होता था जो काम करता था, आज सुखी वो है जो ज्यादा से ज्यादा आराम करता है। आगे इसी को पढ़ते हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, ये मुंह की दुर्गंध हटाता है, ये मसूड़ों को मजबूत करता है और ये पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। ये लीजिए सीने स्टार्स के सौंदर्य का रस, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, ये लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, ये लीजिए शुद्ध गंगाजल में बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए ये लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आया। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं। आप देख रहे हैं इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है। हम सब टीवी पर दिखाने वाले विज्ञापन, बहुविज्ञापन, जो सामग्री बार बार दिखाई जाती है, हम उसकी ओर क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। जैसे वो बार बार कहते हैं आप बॉर्नवीटा पीजिए, आपके मसल्स मजबूत हो जाएंगे, आप साबुन लगाइए, आपकी चमड़ी गोरी हो जाएगी। पहली बात तो ये बता दूं बेटा, इस तरह की बातें असंवैधानिक है। हमारे देश में संविधान की व्यवस्था की गई है, जिसमें कहा गया है रंग, रूप, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव करना अपराध है। जब रंग रूप के आधार पर भेदभाव करना अपराध है, तो टीवी पर ये साबुन और क्रीम के विज्ञापन करने वाले ये कैसे कह सकते हैं कि आप गोरे हो जाएंगे तभी आपको अच्छी नौकरी मिल पाएगी। सीधे सीधे हमारे सामने वो अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक और सामाजिक बातों को बढ़ावा दे रहे हैं। एक तरह की नस्लीय भेदभाव है ये। पहली बात इस चीज को समझिए, रंग और रूप में कुछ भी नहीं रखा है। जो पहली संस्कृति थी, उपयोग की संस्कृति, वो है हमारी मेहनत में, कर्तव्य निष्ठता में, हमारी ईमानदारी में, हमारी ईमानदार कोशिश में। वो टीवी वाले, वो विज्ञापन वाले हमें और आपको बार बार भरमाने की कोशिश करेंगे, दिग्भ्रमित करना चाहेंगे, परंतु आपको
टिके रहना है, आपको उस बातों से समझना चाहिए, उसके विज्ञापन के आधार पर ही आप बहुत सारे भेदभाव देख सकते हैं। साबुन लगाने से क्या किसी का व्यक्तित्व सुगंधित हो सकता है? क्या शरीर का सुगंधित हो जाना व्यक्तित्व का सुगंधित हो जाना है? क्या कबीर साहब को हम इसलिए याद करते हैं क्योंकि उनके शरीर से सुगंध आता था, या वो बहुत खूबसूरत व्यक्ति थे, या हम महात्मा गांधी को इसलिए याद करते हैं कि बहुत गोरे चिट्टे लंबे चौड़े हष्टपुष्ट इंसान थे, या अब्राहम लिंकन को हम किस लिए याद करते हैं, हम चार्ल्स डार्विन को क्यों याद करते हैं, हम न्यूटन को क्यों याद करते हैं? क्या ये सुंदर व्यक्ति थे इसलिए याद करते हैं? नहीं, उनका व्यक्तित्व सुंदर था। और दूसरी बात बेटा, जो लोग टीवी पर प्रचारित करते हैं कि ये साबुन लगाइए आप सुंदर हो जाएंगे, उनकी भी मेहनत को पहचानिए। आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय ये इसलिए सुंदर नहीं है क्योंकि ये साबुन और क्रीम लगाती हैं, ये इसलिए सुंदर है कि ये बहुत ज्यादा काम करती हैं। ये 24 घंटे के दिन में 18 घंटा काम करती हैं, जिम जाती हैं, योग करती हैं ताकि उनका सौंदर्य बना रहे। सिर्फ साबुन और क्रीम तो उनके बेचने का और कमाने का साधन मात्र है, तो इससे भ्रमित नहीं होना है। चीजें भले ही कितनी ही दिग्भ्रमित करने वाली हो, परंतु पूजा वही जाएगा, पूछा वही जाएगा जिसका व्यक्तित्व सुंदर हो। हालांकि कुछ मायनों में कहा जाता है कि बाजार में उसकी इज्जत ज्यादा है जो खरीदार बहुत बड़ा है। जैसे आपने फलना कंपनी की मोटरसाइकिल को खरीद लिया, अरे भैया ये तो बहुत ही बेकार कंपनी है, जब तक आप ये रॉयल इनफील्ड टाइप की गाड़ी नहीं चलाएंगे, आप मर्सिडीज नहीं चलाएंगे, आप अच्छे हो ही नहीं सकते। परंतु आप खुद गुनिए, अपने आप से निर्णय लीजिए कि कितने ऐसे व्यक्ति को आप जानते इसलिए भर हैं क्योंकि वो मर्सिडीज चलाता है या रॉयल इनफील्ड चलाता है। हमारे दैनिक जीवन में भी हम उस व्यक्ति को ज्यादा सम्मान करते हैं जो दिन रात अपने काम को ईमानदारी से करता है। विराट कोहली को हम इसलिए इज्जत नहीं देते कि वो मर्सिडीज चलाता है, हम इसलिए इज्जत देते हैं कि वो अपना काम बेहतरीन ढंग से करता है और मैच में जब भी आता है बेहतरीन प्रदर्शन कर कर ही जाता है। तो चमक दिखाने के लिए हो सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आपको क्षणिक सुख दे सकते हैं, परंतु निरंतरता जो सुख मिलेगी वो आएगा काम करने से। ये इन बहकावे विज्ञापनों के पीछे भागने से नहीं आने वाला है। ये पाठ दिखा रहा है कि सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है और कल्पना की दुनिया क्या है। चीजों का एक निरंतर प्रतिस्पर्धाएं बनी रहेंगी, है ना। तो मैं पहले बार बार गीत कर दे रहा हूं कि कुछ चीजें अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। हालांकि कई ब्रांड को बैन किया गया है कि आप रंग के आधार पर, जैसे फेन लवली पहले रंग के आधार पर ही नौकरी दिलवाने की बात करते थे कि गोरे हो जाओ आप एयर होस्टेस की नौकरी मिल जाएगी आपको। तो क्या दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एयर होस्टेस की नौकरियां ही रह गई है? आप इस चीजों को, इस विज्ञापन को समझने के लिए, ये चकाचौंध को समझने के लिए को ये पाठ लगाया गया है। अब अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। छोड़िए सामग्री, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है, कोई बात नहीं। यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सके, कंप्यूटर के काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं। मैं इस दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहां तो विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पताल में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त ये अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए।
भारत में तो ये स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहां फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। अब यहाँ तीन चीजों को देखिए बेटा। जब भारत आजाद हुआ था या दुनिया में पुनर्जागरण आया था तो बहुत कुछ चीजें बहुत आवश्यक थी, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। उसके बाद दो चीजें और जुड़ी, शिक्षा और स्वास्थ्य। कहा गया कि सभी के लिए ये चीजें अनिवार्य है। लेकिन अब क्या हो गया? अपने आसपास नजर फिराकर देखिए, जब शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार, कपड़ा, रोटी और मकान ये अनिवार्य है, तो फिर मकान और मकान में फर्क क्यों? एक तरफ आलीशान बंगला जिसमें स्विमिंग पूल है, हम सभी जानते हैं कि पानी की बर्बादी हो रही है, पानी कम होता जा रहा है। कुछ ऐसे शहर हैं भारत में जैसे चेन्नई, वहां भूजल स्तर जीरो के स्तर पर चला गया है बेटा। अभी पिछली गर्मियों में वहां पानी के लिए मारामारी हो गई थी। फिर भी जो बहुत ही आवश्यक चीज है उसका दुरुपयोग। कपड़े सबके लिए अनिवार्य है, सबका तन ढकना जरूरी है, लेकिन फिर भी उन कपड़ों के माध्यम से लोगों ने अपनी हैसियत और औकात दिखानी शुरू कर दी। चलिए कपड़ा और मकान मान भी लेते हैं कि लोग अपनी मेहनत से कमाते हैं, कुछ ज्यादा पैसे हो गए तो अच्छे कपड़े और घर भी खरीद लिए। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य, इसमें भेद करने का अधिकार किसे दिया लोगों ने? लेकिन आज क्या हो रहा है? स्कूल हैं, 5 सितारा स्कूल हैं, आप अंतर ही नहीं कर पाएंगे कि 5 स्टार होटल है या विद्यालय है। वहां सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं एक वर्ग को, और दूसरा वर्ग फटियाल, ना कमरे हैं ना शिक्षक हैं, वो पढ़ रहे हैं। तो ये जो अनिवार्य शर्त थे उसमें भी उन्होंने क्या किए? सेंध लगा दिए। और स्वास्थ्य के बारे में तो सोचना ही मुश्किल है। इसमें तो भेद शहरों के आधार पर की जाती है। गिरडी में रहते हैं, अमीर भी हैं, तो अच्छी स्वास्थ्य उपलब्ध नहीं है हमारे और आपके लिए। तो ये दो चीजें हैं, ये जो विज्ञापन की दुनिया है, ये जो ऐश्वर्य की दुनिया है, ये सौंदर्य प्रसाधन की दुनिया है, ये लोगों ने शहरीकरण की ओर भगाया है। गिरडी में रहने वाले के लिए रांची में रहना अनिवार्य हो गया है। उन्हें लगता है कि हम रांची में रहेंगे तभी हमारे व्यक्तित्व में निखार आएगा। रांची में रहने वाले को लगेगा कि मैं दिल्ली में जाकर रहूंगा तब मेरे व्यक्तित्व में निखार आएगा, और दिल्ली में रहने वाला अमेरिका और न्यूयॉर्क चला जाएगा तब उसे लगेगा कि मेरे व्यक्तित्व में निखार आएगा। और ये पलायन ने हमारी सामाजिक चुनौतियों को, जिम्मेदारियों को और बढ़ा दिया है। तो यहाँ से हम सीख सकते हैं बच्चों। मैं बार बार कहता हूँ, जब भी मैं अपने बच्चों से अपने स्कूल में मिलता हूँ, बच्चों निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। समय है बदलने का, और ये बदलेगा। हमारी पीढ़ी ने या हमसे ऊपर वाली पीढ़ियों ने बहुत कुछ बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन इसे अब आप जो बच्चे हैं, नौनिहाल है, जिनके हाथ में जिम्मेदारी आएगी, वही इसे संभालेंगे, वही इस देश को, इस दुनिया को आगे ले जाएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी, तभी आप बच पाएंगे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें उपभोक्तावाद की संस्कृति में फंसना नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप उपयोग न करें। मैं कभी ये नहीं कहता, या कोई भी नहीं कहता है कि आप किसी भी काम को करें उसके बदले में पैसे ना लें, खूब पैसे लें। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप फ्री में काम करें तभी आप महान होंगे। अपने काम को ईमानदारी से करें तब आप महान होंगे। आप अच्छे MBBS डॉक्टर बन जाएं, MS सर्जन बन जाएं, MD बन जाएं, और आप गांव के इलाके में जाकर प्रैक्टिस करें। आप दिल्ली में आकर बैठें, आप अपना मनचाहा फीस लें, लेकिन लोगों को उचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएं। तभी क्या आपके अंदर का व्यक्तित्व निखरेगा, लोग सम्मान करना आपका शुरू करेंगे। ये जो यहाँ कहा गया है, लिखा गया है, बताया गया है कि इन जगहों पर रहने से, महंगी घड़ी पहन लेने से, महंगे कपड़े पहन लेने से, महंगी गाड़ी रख लेने से हमारे व्यक्तित्व का कुछ नहीं होने वाला।
यदि सिर्फ बड़े बड़े होटल नुमा स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ही महान होते तो हर साल सीबीएसई जो स्थानीय जो राज्य स्तरीय बोर्ड है उसको टॉप करने वाले बच्चे इन्हीं बड़े स्कूलों के होते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नदियों को कोई रोक सका है क्या बहने से? जीवन में दुनिया में कितना भी घना अंधेरा क्यों ना हो, सूरज की रोशनी किधर से भी पड़ जाए सारी दुनिया को रोशन कर देता है। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति जो है कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें लगता है कि हम ये कर लेंगे, ये मोबाइल खरीद लेंगे, ये साबुन लगा लेंगे तो हमारा व्यक्तित्व निखर जाएगा, लेकिन ये कोरी कल्पना मात्र है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। आगे, कल भारत में भी ये संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। ये छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की, यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी, आता है ना प्रचार, है ना, कि आप क्या करिए कि फल्ला कंपनी की चाय पत्ती को पीजिए तभी आपके भीतर ताजगी आएगी। आपने थम्स अप नहीं पिया, आप सर उठा के नहीं पी सकते। यही है राइट चॉइस बेबी। तो ये भ्रमित, ये कहीं भी आ सकता है और हमारे नजरों में, हमारे समाज में, हर व्यक्ति में आ चुका है। हम ये तुलना नहीं कर पाते कि कौन सी चीज उपयोगी है, कौन सी चीज अनुपयोगी है। हम सिर्फ और सिर्फ आंख मूंद कर उन विज्ञापित बहुविज्ञापित चीजों के पीछे भागते चले जाते हैं। इस चक्कर में परिवार में विवाद भी होता है। बच्चे छोटी छोटी बातों पे जिद करने लगते हैं कि मेरे दोस्त के पास तो इस कंपनी का मोबाइल है, उसने तो ऐसा जींस पैंट और शर्ट पहन रखी है, फिर मेरे पास ऐसा क्यों नहीं, है ना। तो फिर पेरेंट्स भी जिद करने लगते हैं, वो बच्चा तो इतना % नंबर ला रहा है, तुम क्यों नहीं ला रहे हो। तो ये चीजें, विज्ञापन जिस चीजों का वर्चस्व बढ़ता चला जाता है। अभी मैं देखता हूँ रास्ते पे निकलता रहता हूँ, बहुत सारे कोचिंग अपना विज्ञापन डाल के रखते हैं कि ये देखिए मेरा कोचिंग इतना ऐसा है जिसमें 90% बच्चे इन्होंने इतना अच्छा काम किया। तो क्या जो बच्चे उस कोचिंग में जाएंगे केवल वही बेहतर करेंगे? क्या वह कोचिंग, वो संस्था, वो स्कूल या वो कंपनी, वो उत्पाद ही सर्वोत्तम हो गई? क्या जब वो कंपनियां नहीं थी तब क्या लोग जीवन यापन नहीं करते थे? क्या उनके लिए जीवन जीना मुश्किल था? शायद आज की जीवन थोड़ी सुविधा युक्त हो गई है, लेकिन परेशानियां तो बढ़ती जा रही हैं। आज एक छोटी महामारी से हम पार नहीं पा रहे हैं। सारी दुनिया के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, खोजें हो रही हैं। कहाँ गए वो बच्चे जो 5 स्टार नुमा स्कूलों से पढ़कर निकले हैं? वो बड़ी बड़ी कंपनियों के उत्पादन करता, वो विज्ञापन करता, जो चुटकी बजाते ही आपके व्यक्तित्व को परिवर्तन कर देते थे। सबके सब घरों में छुप कर बैठे। ये बीमारी, ये समय तो उन सभी विज्ञापित कंपनियों के लिए बहुत बड़ा एक सीख है, बहुत बड़ी सीख है कि जीवन जीने का एक धर्रा होता है, मेहनत। आज बार बार सरकारें भी कह रही है कि अपने अंदर के इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए, तभी हम अपना बेहतर विकास कर पाएंगे। लेकिन इस उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारे बच्चों से खेलने का मैदान छीन लिया। जो बच्चे शाम को टहलने जाते थे, घरों में बैठकर मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, घरों में कैद है। आजकल तो मौसम ही ऐसा बना हुआ है, जब ये खुला भी मौसम होता है उस समय भी बच्चों के पास एक तो खेलने का मैदान नहीं है भी तो समय नहीं है। कहाँ कहाँ भागे भटकते फिरते रहे। तो ये जो चीजें हैं, जो व्यक्ति दूसरे को ललचाई दृष्टि से देखता है कि ये लोग महान हैं, यही लोग अच्छे हैं, ये लोग स्टार हैं। बार बार मैं इन पाठों के माध्यम से इंगित कर रहा हूँ कि वो सिर्फ ऐश्वर्य भोगने के कारण महान नहीं है, वो इसलिए महान है कि वो अपने काम को ईमानदारी से करते हैं। आगे अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? लेखक प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसी संस्कृति का भारत में विकास क्यों हो रहा है? आखिर भारत तो विश्व गुरु रहा है, भारत ने त्याग का सिद्धांत दिया, भारत ने सब कुछ छोड़ने की बात की। रामचंद्र भरत के लिए सब कुछ छोड़कर 14 साल के लिए वनवास निकल गए। ये जानते हुए पांडव की शकुनियों ने हमारे साथ
अत्याचार किया है, फिर भी वो 13 साल के लिए वनवास गए, राजपाट छोड़ दिया। तो हमारी संस्कृति तो त्याग की संस्कृति रही है, ये इस और क्यों बढ़ रही है, इसके बारे में आगे लेखक बात करते हैं। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे। सामंतवाद, आप इतिहास की किताबों में पढ़ेंगे, आप अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। सामंतवाद एक दृष्टि है जहां व्यक्ति को भ्रम होता है कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूं, पूरी दुनिया मेरे नीचे है। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। मैंने कहा सामंतवाद का मतलब होता है एक व्यक्ति का साम्राज्य, एक व्यक्ति जो अपने आप को बहुत ही बड़ा, महान, विशाल समझे। आजकल छोटे छोटे बच्चे, जब मैं गली में निकलता हूं तो देखता रहता हूं, डायलॉग मारते रहते हैं, अरे तू मेरे को नहीं जानता, बताओ तेरे को मैं क्या, अभी बताओ तेरे को क्या मैं। ये क्या सिद्धांत, ये क्या डायलॉग? इतने छोटे छोटे बच्चों में जो ये डायलॉग, ये संवाद निकल रहे हैं, बेटा यही सामंतवादी प्रथा है कि मेरे ही होने का केवल वजूद, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। ये चीजें बाजारवाद को बढ़ावा देती है, चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा खरीद लेते हैं ताकि हमारी समझौता बनी रहे। परंपराओं का उल्लंघन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो ये है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। आधुनिकता, मैं बार बार बात करता हूं बेटा, कपड़े पहनने से कोई आधुनिक नहीं हो जाता, गाड़ी चलाने से कोई मॉडर्न नहीं हो जाता, और अंग्रेजी बोल लेने से कोई विद्वान नहीं हो जाता। बच्चों, ये जो कपड़े पहनकर, ये जो जूते पहनकर, महंगे महंगे चश्मा लगाकर, गाड़ी लगाकर जो हम पहनकर घूमते हैं बाहर, तो क्या वो हमने बनाया है? नहीं। जब हमने बनाया ही नहीं तो हम आधुनिक कैसे हुए? आधुनिक तो वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ सोचा, अपना सब कुछ त्याग दिया, न्यौछावर कर दिया, और क्या बना दिया? बिजली बनाई, बल्ब बनाए, पंखे बनाए, एसी बनाए, कूलर बनाए। ये सब उन्होंने बनाए हैं बेटे, ये किसी और ने बनाए हुए हैं। उनकी बनाई हुई चीजों का हम उपभोग करके अपने आप को आधुनिक कर कह रहे हैं, गलत। ये हमने नहीं बनाया, ये हम पे किसी का एहसान है, उन भविष्य दृष्टा का, दूरदर्शी लोगों का, जिन्होंने देखा, जिन्होंने तकलीफ को अनुभव किया, उन्होंने ही निर्माण किया। तो परंपराओं का क्षरण, हमें क्या करें, इसके आस्थाओं का क्षरण हो रहा है। आस्था, श्रद्धा, सम्मान, इन सब का क्षरण हो रहा है। हम इसको को खो रहे हैं। हमें लगता है कि हम ही हमें, हम क्यों हम ही हमें? हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ नया बनाया ही नहीं, हमने तो कुछ नया सीखा ही नहीं। हमने तो उनकी बनाई हुई ऐसी और पंखे के नीचे जाकर आलस में आकर सो गए। हमने अपने दिमाग को कुंद कर डाला, हमने अपने दिमाग को बंद कर डाला। हमारी संस्कृति तो पाषाण काल से शुरू हुई थी, जब हम जंगलों में फिरा करते थे। होमो सेपियंस से लेकर आज तक हमारी संस्कृति विकसित हुई, और उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। हम तो फिर से वापस वहाँ मुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं जो क्षरण हो रहा है उन चीज़ों का, जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, उनके प्रति फिर से आस्था की बहाली की प्रयास, कोशिश होनी चाहिए। और हम अपनी जिम्मेदारी को लें कि हमें कितना मेहनत करना है, और जो भी हमने अपने इतिहास से, अतीत से लिया है, उससे कहीं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आने वाले भविष्य को दे सकें। तभी इस उपभोक्तावादी संस्कृति से हम बच सकेंगे। आगे चलते हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। मैंने कहा कि जो आधुनिकता की परंपरा रही है, मैंने कहा आधुनिक वो राम था जिसने अपने भाई के लिए पूरा का पूरा साम्राज्य छोड़ दिया। वो युधिष्ठिर था कि ये जानते हुए कि दुर्योधन और शकुनी मेरे साथ छल कर रहा है, वो राजपाट छोड़कर जंगल में निकल गया और अंत तक अनुनय करता रहा
अर्जुन बीच युद्ध के मैदान में कृष्ण से कहता है कि हे वसुदेव, मैं भीख मांगकर खा लूंगा पर अपने लोगों पर हथियार नहीं उठाऊंगा। ये दृष्टि आधुनिकतावादी है। महंगे सामान और कपड़ों का उपभोग करना आधुनिकता नहीं है। इन छद्म आधुनिकता से बचिए, ये लेखक बार बार कह रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। देखो, दिग्भ्रमित क्यों हो रहे हैं? देखो बेटा, ज्यों ज्यों संस्कृति का विकास होगा, सभ्यता का क्षरण होगा। ये कैसे? जैसे बहुत पहले हमारे देश के लोग धोती पहनते थे। धोती पहना उस समय संस्कृति थी। क्यों? क्योंकि उस समय सिलाई के साधन का इस्तेमाल नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही सिलाई के साधन का इस्तेमाल करना लोगों ने शुरू किया, लोगों ने क्या किया? कपड़े को सिलकर पहनना शुरू कर दिया। तो पहनावा केवल संस्कृति नहीं होती है, पहनावा समय की मांग होती है, हमेशा से। अब जम्मू कश्मीर में चले जाएंगे तो देखेंगे वहां ठंड ज्यादा पड़ती है, तो कंबल वो लोग ओढ़ते हैं। तो कंबल के बीच में छेद किया जाता है, वही ओढ़कर सो जाते हैं, और कहीं जाना होगा तो सीधे सीधे उसे पहनकर भी निकल जाते हैं। तो क्या अगर वो वैसे रह रहे हैं तो आदिम संस्कृति में जी रहे हैं? क्या वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? मेरे थिएटर के पहले टीचर अब्दुल लतीफ खटाना साहब वहाँ से गए। मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो कपड़ा केवल हमारे तन ढकने का साधन है। ना तो जो लोग ये कहते हैं कि धोती पहनना हमारी संस्कृति है, वो सही बात कह रहे हैं, ना जो ये कह रहे हैं कि जींस और टी शर्ट और टाई सूट बूट लगा के हम आधुनिक हो गए, वो सही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि संस्कृति जैसे जैसे संस्कृति का विकास होगा, सभ्यता का क्षरण होता चला जाएगा। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। मैंने कहा वो हमें आकर्षित करते हैं अपनी ओर। हम बाजार से गुजरे चकाचौंध हैं, इतनी अच्छी अच्छी बत्तियां जल रही है, हमें लगता है ये घड़ी खरीदनी चाहिए, ये मोबाइल खरीद लेना चाहिए, ये कपड़े खरीद लेना चाहिए। ये हमारी ओर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन हम बचेंगे कैसे? जब हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर पाएंगे। अतः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों, पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, वे पूरा खाते हैं। मैं इस बात पर अभी आपको रुकूंगा बेटा, ये समय सबसे बड़ी अच्छा उदाहरण है। आज अमेरिका में देख रहे होंगे कोरोना काल, सबसे ज्यादा मौतें वहीं हो रही है। पहले यूरोप को बहुत शैक्षिक जगह कहा जाता था। यूरोप वाले को हमेशा लगा रहा है कि हम बहुत वेल एजुकेटेड इंसान हैं। लेकिन दो बड़ी लड़ाइयां उन लोगों ने ही थोपी बेटा। आज कोरोना संकट उसके सामने नगण्य है। जब आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ते होंगे, उन्होंने छत बिछत कर दिए पूरे विश्व को। एक बार में भी नहीं सोचा कि एटम बम गिराने से किस तरह से लोग मरेंगे। लोग पिघल पिघल कर मरते थे बेटा। तो ऐसे विद्रूप सभ्यता संस्कृति वालों को हम अनुकरण नहीं कर सकते। लोग कहते हैं विश्व में भारत विश्व गुरु था नहीं, है और रहेगा, क्योंकि हम अक्सर शांति और अहिंसा की बात करते हैं। जब हिटलर जर्मनी में बैठकर पूरे विश्व का विनाश कर रहा था, उसी समय भारत में महात्मा गांधी लाठी लेकर सत्य, अहिंसा और न्याय का पाठ पढ़ा रहे थे। और गांधीवाद भले ही हम कितना गड़ियाले, पर हम जानते हैं कि स्वयं के व्यक्तित्व को भी सुगठित करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए गांधी के सिद्धांतों का पालन करना ही पड़ेगा। ये चिप्स खाकर, ये कोको कोला पीकर, ये बर्गर, ये पिज्जा खाकर हम अपने शारीरिक स्वास्थ्यता को नहीं बढ़ा सकते। और ये कोरोना ने साबित किया है, जब लाखों के लाखों अमेरिकी लोग मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं। मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं कर रहा। बीमारी है, समस्याएं हैं, हम इससे निजात पा लेंगे, परंतु हमें समझना पड़ेगा कि हमारे जो दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली चीज़ें हैं, जो हमारी हरी सब्जी है, जो हमारे दूध से बने पौष्टिक आहार है, उसकी तुलना कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं कर सकता है। समाज के वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का ये बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की ये संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी।
हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी ये दौड़? लेखक कह रहा है कि आज के समाज में लोग सिर्फ और सिर्फ भोगना चाह रहा है, ज्यादा से ज्यादा अपना लेना चाह रहा है हर चीजों पर। क्योंकि देखिए इससे क्या हो रहा है, हमारी मानसिक अशांति बढ़ रही है। अब क्या हो रहा है, जैसे हमने एक कार खरीद ली, तो अब हम इस बात से खुश नहीं है कि हमने कार खरीद लिया है, हम इस बात से ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि हमारे पड़ोसी ने हमसे अच्छी कार खरीद ली। तो जब हम इस मानसिक प्रतिस्पर्धा में पड़ते हैं तो क्या होता है, हमारी अंदर की पीड़ा बढ़ती चली जाती है। इसीलिए अपने अंत की खुशी खुद से तलाशें, खुद के मेहनत और कर्मठता और ईमानदारी में तलाशें। हम दूसरे को देखकर खुद को तय नहीं करें। हम ये न कहें कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है इसलिए हमें वैसा बनना चाहिए। हमें इसलिए वैसा बनना चाहिए कि हम कैसा बन सकते हैं, हम कैसा कर सकते हैं। ये बच्चे हम लोग पढ़ाई के स्तर पर भी करते हैं। जैसे अक्सर बच्चों को मैं देखता हूँ साइंस इसलिए लेते हैं क्योंकि समाज में उस विषय की प्रतिष्ठा है। लोग कहेंगे इसका बेटा साइंस में पढ़ता है, कॉमर्स में पढ़ता है, आर्ट्स में पढ़ता है, लोग मजाक उड़ाएंगे। इस प्रतिस्पर्धा में फंसकर हम अपने व्यक्तित्व का क्षरण कर लेते हैं। तो ये एक लेखक कहना चाहते हैं कि ये झूठी प्रतिस्पर्धा है, ये झूठी दिखावा है, इसमें मत पड़िए, खुद को पहचानिए और अपना विकास करिए। अंतिम लाइन जो मैं जिस गांधी जी की बात पहले कर चुका हूँ उसी से ये लेखक भी अंत कर रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ व्यक्ति ऐसा था जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध में उलझ रहा था, वो व्यक्ति दुनिया को एक नई राह दिखा रहा था, सत्य, न्याय, प्यार और अहिंसा की, है ना। ये बातें थोड़ी मुश्किल जरूर लगती है परंतु हम जिएंगे इसी के सहारे। अरे अक्सर जो मैंने कहा, हम कहते ना तेरे को मैं दिखा दूंगा, तेरे को ना मैं खलास कर डालूंगा। एक व्यक्ति कितनों को खलास कर सकता है? जब आप भीड़ में निकलेंगे तो अकेले तो मारे ही जाएंगे। जब आपके अंदर त्याग का बल का विकास होगा, दुनिया आपके सामने झुकेगी। तो ही गांधी जी के बाद से आखिरी पैराग्राफ समाप्त करता हूँ कि गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। हमारी बुनियाद क्या? हम स्वस्थ रहें, इसके लिए हमेशा टहलें, जब भी समय मिले शारीरिक व्यायाम करें, अपने आप को प्रसन्न रखें, प्रतिस्पर्धा में ना फंसें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। केवल चीज़ों को भोगने के लिए ना निकले, मैंने पहले इसको स्पष्ट कर दिया है कि चीज़ों को भोगे ना, उसका उपयोग करें, इस्तेमाल करें, प्रयोग करें। भोगने से एक तो चीज़ें नष्ट होती चली जा रही है, दूसरा उसका फिर से विकास नहीं हो पाएगा तो संस्कृति वैसे ही समाप्त हो जाएगी। आगे है कि उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। ये एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है कि अगर ऐसे उपभोग करते रहें तो हम सारे प्राकृतिक संसाधनों का क्या करेंगे? क्षरण कर डालेंगे। फिर हमारे पास कुछ भी ऐसा साधन नहीं रह पाएगा जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी अपना सही से जीवन यापन कर सके। तो एक बात याद रखिए कि उपभोक्तावादी संस्कृति में फंसे मत। हमारे इतिहास पुरुषों ने, हमारे पौराणिक पुरुषों ने जो हमें दिया है उससे ज़्यादा ही हमारे भविष्य को लौटाएं, उनके लिए कुछ करके जाएं। इस चीज़ के लिए चिंतन मनन करिए। ठीक से पूरे पाठ को पढ़िएगा। अगली कक्षा में हम इसके प्रश्न और उत्तर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अब तो बच्चों, जैसा कि मैंने प्रश्न के बारे में पहले ही बात कर लिया था कि 9वीं कक्षा में जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसलिए आपको पाठ को पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। कुछ प्रश्न इसमें दिए हुए हैं जिस पर मैं आप लोगों से चर्चा कर लेता हूँ। पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? देखिए प्रश्न सीधे किया गया है लेखक के अनुसार, पाठ में जो इंगित है उसके अनुसार सुख से क्या तात्पर्य है। जैसा कि हमने कहा कि आप पुराने ग्रंथों में भी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ सुख का मतलब है त्याग करना। जैसे घर में एक ही आइसक्रीम बचा हुआ है फ्रिज में,
और आप दोनों भाई उसमें लड़ाई कर रहे हैं, एक आपसे छोटा है, आप उससे बड़े हैं। एक सुख तो ये हो सकता है कि आप उस आइसक्रीम को छोटे भाई को 2-4 लापा लगाकर खा लें, एक सुख ये जीवा सुख हो सकता है, ये शारीरिक सुख हो सकता है, पर ये आपको आत्मिक आनंद प्रदान नहीं करेगा। लेखक का सुख से तात्पर्य यह है कि यदि आप बड़े हैं तो उस आइसक्रीम उठाइए और अपने छोटे भाई को दीजिए और कहिए ले भाई तुम खा ले। और जब वो छोटा भाई खा लेगा और आपको मुस्कुरा कर आपकी ओर देखेगा, वो जो सुख आपको प्राप्त होगा वही आपकी आत्मिक सुख है, वही जीवन का सच्चा सुख है। तो लेखक इस तरह के सुख की बात कर रहा है, वो उपभोक्तावादी सुख की बात नहीं कर रहा है कि जिसमें हमने भोग लिया और अपने आसपास के लोगों को कष्ट पहुंचाया। ठीक है, ये प्रश्न पहला हो गया। दूसरा प्रश्न है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? तो ये सीधी बात है कि आजकल जो उपभोक्तावादी संस्कृति चल रही है ना बेटा, उसमें लोग मूल कर्म को नहीं देख रहे हैं। जैसा कि मैं पहली बात कर रहा हूँ, जैसे ऐश्वर्या राय हो गई, आलिया भट्ट हो गई, करीना कपूर हो गई, ये सुंदर क्यों है हम इस बात पर गौर नहीं देते। हम उनके सिर्फ और सिर्फ शारीरिक ऐश्वर्य को देख रहे हैं। इसलिए जब वो कहती हैं कि ये साबुन लगाओ, ये क्रीम लगाओ, सुंदर हो जाओगे, हम वो जाकर खरीद लाते हैं, लगाने लगते हैं। सिर्फ महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। शाहरुख खान ने कहा कि ये मेन है, फेयर हैंडसम क्रीम है, ये लगाइए आप सुंदर हो जाएंगे, हम लोग खरीद कर ले आते हैं। तो ये जो है ये तो उनका दिखावटी रूप है, ये कमाने का साधन है। ये इसके पीछे जो मेहनत करते हैं हम सभी जानते हैं। शाहरुख खान 24 घंटे में 18-18 घंटे काम करते हैं, कभी कभी पूरा दिन लगे रहते हैं, तब जाके वो शाहरुख खान बने, तब जाके कोई सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर बनता है। तो जो लोग पर्दे के पीछे जो असली मेहनत कर रहे हैं हमें उसे देखना चाहिए। पर्दे के सामने जो लोग काम कर रहा है उससे हमें बचना चाहिए। वो चमक है, वो दिखावा है, वो झूठ है, फरेब की दुनिया है, उससे हमें बचना है। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? अब जो चीजें झूठ पे निर्भर होगी वो तो चुनौती होगी ना बेटा, कहीं से सत्य नहीं है। इस दिखावटी चक्कर में कई बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, अपना जीवन को सही ढंग से नहीं जी रहे हैं। हर व्यक्ति, हर बच्ची का पहला काम क्या है? पढ़ना। हम उस पढ़ाई को छोड़कर और चीजों के पीछे लगे हुए हैं। किसी को मोबाइल चाहिए, किसी को बाइक चाहिए, जबकि हमें पता है कि 18 साल से पहले भारतीय कानून व्यवस्था में बाइक चलाना भी जुर्म है। सबसे ज्यादा रोड पर एक्सीडेंट होने वाली घटनाएं उन बच्चों के लिए है जो नाबालिग है, फिर भी वो लोग बाइक चला रहे हैं, मस्ती में निकल रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारे समाज की चुनौती ही है ना। जब हमारे भविष्य ही सुरक्षित नहीं है, जब हमारा भविष्य ही सही दिशा में फोकस होकर एक तरीके से काम नहीं कर पा रहा है तो समाज विघटित ही होगा ना। इससे अब संस्कृति ही बढ़ेगी ना, कुछ अच्छा तो नहीं हो रहा होगा ना, कुछ नया निर्माण तो नहीं होगा ना। इसलिए इसे चुनौती माना है। अब आशय स्पष्ट कीजिए, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। पुराने सारे आंसरों से आप इसको स्पष्ट कर लेंगे कि हमारा चरित्र तो निसंदेह बदल गया है। पहले चरित्र होता था त्याग करना, लोगों की सेवा करना, आदर सत्कार से बात करना। आज तो जो जितना गुंडों की भाषा में छुटभैया भाषा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बच्चे जो लोग पढ़ते हैं और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हालांकि सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन जो अनपढ़ हैं, जो स्कूल जाते हैं, दोनों की भाषा में अंतर होना चाहिए कि होना चाहिए। लेकिन मैं कोई अंतर नहीं देख पाता। वो जो स्कूल के बच्चे उसी अंदाज में बोल रहा है, क्या बोला तेरे को पढ़ने, समझ नहीं आता है, दिखाओ क्या तेरे को। तो ये चीजें क्या है? ये इस तरह का जो दिखावा है, ये बड़प्पन बनने की कोशिश है, ये जो छुटभैया टाइप की भाषा है, ये जो दिखावे की संस्कृति में हम बह जा रहे हैं, इसने हमारे समाज को चोट पहुंचाया है। इसका असर खान पान में भी है कि हमारे जो स्वास्थ्यवर्धक भोजन थे उससे बच्चे मुंह बिचकाते हैं। भिंडी जैसी सब्जी तो अगर बोल दिया जाए बच्चों के सामने तो मजाक का पात्र समझते हैं। करेला की तो बात ही छोड़ी, करेला तो जिस घर में आता है वो बड़े वर्चस्व वाले घर, बड़े ही संभ्रांत घर समझे जाते हैं। जिस घर के बच्चे खा ले बड़े आज्ञाकारी बच्चे समझे जाते हैं। तो ये पौष्टिक आहार तक
में भी बच्चों का असर पड़ता चला जा रहा है और उन खाद्य सामग्री की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है, जिनका उनके शारीरिक रूप से भी उन्हें कष्ट पहुंचा रहा है, उन्हें बीमार कर रहा है। तो ये कमज़ोर संस्कृति को और बढ़ावा दे रहा है। ये तो ये हमारे चरित्र में ही शामिल होता चला गया है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। ये तो आप बच्चों से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। ये टिकटॉक के वीडियो, ये यूट्यूब, ये जो यूट्यूबर है, आप देखिए हर व्यक्ति हिट होना चाह रहा है। बच्चे ने पैदा लिया नहीं कि वो स्टार बनना चाह रहा है। और आज लॉकडाउन में देखता हूँ कि हर घर का बच्चा जो है नाच रहा है, गाना गा रहा है, अजीब अजीब तरीके की शक्ल बनाकर वीडियो में आ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे लगता है कि हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व की चिंता पहले हो गई है, जबकि पहले ही कहा था मैंने कि पहले व्यक्ति का निर्माण होता है। जब व्यक्ति का निर्माण हो जाता है तो व्यक्तित्व वैसे ही बन जाता है। जैसे एक डॉक्टर बन गया कोई, तो उसी शैली से, उसी तरीके से काम करेगा ना, है ना। तो हंसाना ही केवल स्टार बनने का लक्षण नहीं है। दूसरे के लिए चुपके से किसी कमरे में बैठकर काम करने वाला व्यक्ति भी उतना ही महान है, भले ही उसके बारे में हम और आप जानते ना हो। मैं बार बार उन वैज्ञानिकों का नाम लेता हूँ कि उन्हें कम लोग जानते हो। भले ही हम में से कई लोग मोबाइल बनाने वाले को, फोन बनाने वाले को, गाड़ी बनाने वाले को ना जानते हो, ये पंखा, ये बिजली, ये एसी बनाने वाले को ना जानते हो, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए साधनों से ही हम अपने जीवन को आराम दे रहे हैं, सुख सुविधा भोग रहे हैं। तो ये जो हास्यास्पद के बाद हम अपने को स्टार बनना चाह रहे हैं, इससे हमें क्या हासिल हो जाएगा? कुछ हासिल नहीं, बस वो 1 बिलियन लाइक मिल जाएंगे हमें, इससे ज़्यादा क्या ले लेंगे। दुनिया क्षणिकता के लिए नहीं जानी जाती। दुनिया में जो काम स्पष्टता से भविष्य के परिवर्तन के लिए किया जाता है, वो काम ज़्यादा ध्यान में दिया जाता है। अब कुछ चीज़ें हैं जो भाषा अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ 2 तरह की बात पाठ में आई हैं। जैसे पहला, इसमें 9वें प्रश्न को पढ़िएगा आप लोग कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है क्रिया है। क्या है? क्रिया है। क्रिया का मतलब होता है जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध हो, है ना। जैसे इसमें क्या हो रहा है? बदल रहा है, बदलना, है ना। बदलना तो ये क्या है? क्रिया। खाना, पीना, हंसना, रोना, सोना, जागना, है ना, नहाना, ये सब की सब क्रिया हैं। ये क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे, धीरे धीरे। क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे। अतः यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जहां वाक्य में हमें पता चलता है क्रिया कैसे, कब, कितनी और कहाँ हो रही है, वहां वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। यह ध्यान रखिएगा। तो क्रिया विशेषण के 4 रूप होते हैं। इनको बड़े ही अच्छे से और बड़े ही सुगठित रूप से समझाया गया है बेटा। एनसीईआरटी के और जेएससीईआरटी की जो किताब, उसकी खासियत यही है, इसको आप ठीक से पढ़ लेंगे तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। देखो, क्रिया कैसे, है ना, किस प्रकार से हो रही है, कब हो रही है, यानी कि समय की बात हो जा रही है, कितनी, परिणाम कितनी मात्रा में हो रही है, और कहाँ, किसी स्थान के बारे में बात हो रही है। तो 4 प्रकार होते हैं ना, स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। 4 प्रकार की क्रिया विशेषण होती है, ध्यान रखिएगा। तो आगे है, ऊपर दिए गए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त 5 वाक्य पाठ में से छांट कर लिखिए। ये लिखिएगा, जब भी मेरा ये यूट्यूब पर आए उसके नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि आपने क्या क्या लिखा है, उस पर बात करूँगा आगे। कुछ इसमें उदाहरण दिया हुआ है। धीरे धीरे, जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, कम, ज्यादा, यहाँ, उधर, बाहर। अब ये क्रिया विशेषण क्यों है? देखो, क्रिया को बेटा अव्यय शब्द कहा जाता है। अव्यय शब्द का अर्थ ये होता है कि जो लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित ना हो। जैसे यहाँ पर धीरे धीरे, तो वह धीरे धीरे जाता है या वह धीरे धीरे जाती है, दोनों ही समय, वह जाता है तब भी धीरे धीरे, वह जाती है तब भी धीरे धीरे, ये परिवर्तित नहीं होता। इसीलिए इसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ये अव्यय शब्द है,
ये लिंग और वचन के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आगे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, ये इसको उदाहरण को समझकर इसे आप अपने आप से इसे हल करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मुझे भेजेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद सर।